नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में अच्छे से होंगे। और आज मैं आपके सामने फिर से लाइव आई हूँ अपने शोध के पेज से। आज मैं जिस विषय के लिए आपके समक्ष लाइव आई हूँ, आज मैंने एक ऐसा विषय लिया है जो उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो पीजी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हों या रिसर्च स्कॉलर्स हों या पीएचडी कर रहे हों और या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हों। इन सब स्टूडेंट्स के लिए ये विषय बहुत ही लाभदायक है। और आज का जो विषय है वो है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षा जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे लाइव सुनने के लिए। आज जो मैं विषय बता रही हूँ, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। जान लेते हैं सैम्पलिंग वर्ड, ये सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग एक प्रोसेस, एक क्रिया होती है जिसमें हम किसी सैंपल को चूज करते हैं। अब ये सैंपल क्या होता है? सैंपल यानी कि एक ऐसा यूनिट जो हम एक बड़े से पॉपुलेशन में चुनते हैं और वो एक छोटा सा यूनिट उस पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होता है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप सब जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मम्मी, बहन, दादी, नानी किसी को चावल बनाते हुए देखा है या खुद भी बनाया है? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको खुद भी कुकिंग आती होगी, बनाते होंगे। आप लोग क्या करते हैं उसमें ध्यान दिया होगा, या हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, उस चावल में से जब वो चावल पक जाता है तो उसमें से 2-4 दाने लेते हैं, चेक करती हैं, उसको प्रेस करती हैं कि वो गला है कि नहीं गला है, और उससे उनको अंदाज़ा लग जाता है कि जो वो पतीला भर के उन्होंने चावल बनाए हैं वो पके हैं कि नहीं पके हैं। दिस इज़ द सिंपल टेक्नोलॉजी जो हम साइंस में यूज़ करते हैं। हम सैंपल को, यानी कि इतने बड़े एक ह्यूज पॉपुलेशन में, यानी कि जो आपका चावल है उसमें से हमने छोटा सा यूनिट लिया, वैसे ही हम सैंपल में भी यही करते हैं। सैंपल हम एक छोटा सा कंसाइज सा कोई एक यूनिट लेते हैं और उससे हमें पता चलता है, हम अपने रिसर्च को एप्लीकेबल कर पाते हैं। आप सब जो जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे साथ इक्वली रिप्लाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी में भी हम क्या करते हैं, जैसे भिंडी खरीदते हैं तो थोड़ी सी एक भिंडी तोड़ के देख लेते हैं, या मिर्चा खरीदते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये तीखी है कि नहीं है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि बाकी मिर्चियाँ तीखी होंगी या बाकी भिंडी सही होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे ही हम सैंपल के साथ भी करते हैं। सैंपल इट्स लाइक अ यूनिट जो हम एक पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करते हैं। अब जो मैं बार बार पॉपुलेशन वर्ड जो बोल रही हूँ, पॉपुलेशन क्या, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि वो चावल के बर्तन से वो 2-4 दाने उठाती हैं और पता करती हैं कि चावल पका है कि नहीं। तो जो वो चावल का बर्तन होता है वो आपका हो जाता है पॉपुलेशन। इसका मतलब यही है कि जिस हम सैंपल को जिस एरिया में से, पर्टिकुलर में से चूज करते हैं, वो बड़ी क्वांटिटी का एरिया कंसाइज करके हम उसे पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहते हैं। आई थिंक आपको ये 3 चीज़ें, ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा सैम्पलिंग क्या होता है, सैंपल क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होता है। सैम्पलिंग से रिलेटेड अक्सर एक वर्ड यूजीसी नेट में पूछा जाता है, सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है कि अगर हम पॉपुलेशन की लिस्टिंग कर लेते हैं और उसमें से फिर हम सैंपल को चूज करते हैं तो इस छोटे से फिनोमेना को हम सैम्पलिंग फ्रेम करते हैं। नथिंग एल्स, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट टर्म नहीं है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग समझने से पहले ये चीज़ें समझना ज़रूरी थी। अब आते हैं कि अक्सर एक सीक्वेंस होता है, जैसे यूजीसी नेट में पूछते हैं कि वो सीक्वेंस क्या होता है इस रिसर्च का, अपने सैम्पलिंग का। तो वो सीक्वेंस ऐसे क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़े पोस्ट पे आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर आता है टारगेट पॉपुलेशन और टारगेट पॉपुलेशन के अंदर आता है सैंपल। ये जाती है एक सीक्वेंसिंग। पॉपुलेशन एट, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समय जैसे कोई रिसर्चर हो और उसको अपने कोरोना वायरस की वजह से जो डेथ रेट हो रही है, मोर्टेलिटी रेट चेक करनी है, तो उसने सोचा कि मैं इंडिया पे इसका टेस्ट करता हूँ कि कितने अपनी भारत देश में डेथ रेट हुई हैं जेंडर वाइज, मेल्स की कितनी डेथ हुई हैं, फीमेल्स की कितनी डेथ हुई हैं। तो हमारा इंडिया क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया।
उसने क्या सोचा कि मैं ऐसे स्टेट में चेक करता हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ हुई हो, ताकि मुझे रेशियो क्लियर आ सके। तो सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ हुई? महाराष्ट्र में। हमने टारगेट किया महाराष्ट्र को, तो ये हो गया टारगेट पॉपुलेशन। और उसमें से जो डेथ रेट, जो मेल्स और फीमेल्स को वो चूज़ करेंगे, जो रिस्पोंडेंट, जो हमें एक डेटा मिलेगा, वो हो गया आपका सैम्पल। तो ये 3 चीज़ें होती हैं सैम्पलिंग से रिलेटेड। अब बात आती है हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं। आप सब जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ये जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजी के स्टूडेंट हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक ये फ्रूटफुल वीडियो है। तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। आते हैं फिर अपने कंटेंट पे। इस सैम्पलिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है रिसर्च में? सैम्पलिंग की वजह से हमारा क्या होता है कि हम इतने बड़े पॉपुलेशन में काम नहीं कर सकते हैं, तो एक छोटे से यूनिट पे काम करने के लिए वो हमें कन्वीनियंट कर देता है। दूसरी चीज़, हमारा टाइम, मनी, एनर्जी, हमारी ये सारी चीज़ें बचती हैं, और इससे चांसेस क्या होते हैं कि हमें एक्यूरेट रेट मिलेगा। बहुत बहुत नमस्ते भैया आपको। आते हैं नेक्स्ट, एडवांटेज क्या होता है। जैसे एक ऑलरेडी बताया कि हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होगा, हमें चीप पड़ जाएगा। दूसरा, हमारा टाइम जो बचता है उससे क्या होता है, हमारे काम करने की स्पीड भी इंक्रीज्ड होती है। यानी अगर यही आपको काम 10 लोगों के बीच में करना हो और वही काम आपको 2 लोगों के बीच में करना हो, तो आप बहुत जल्दी कर लेते हैं और कन्वीनियंटली और बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो ये इसका एडवांटेज होता है। तीसरा, हमारा एक्यूरेसी रेट अच्छा आता है, जो परसेंटेज रेट होता है सही होने का, वो सही जाता है। और चौथी चीज़, हमारा रैपो एस्टैब्लिशमेंट हो पाता है। रैपो एस्टैब्लिशमेंट मतलब यानी कि वही चीज़ है कि अगर आपको 10 लोगों से मिलने जाना हो तो आप बहुत जल्दी जल्दी सबसे मिलेंगे, आप उनको समय नहीं दे पाएंगे। यही अगर आपको 2 लोगों से मिलना होगा तो आप उनसे अच्छा से अपना व्यवहार बना पाएंगे, एक अच्छा रिश्ता उनसे इस्टेब्लिश कर पाएंगे, उनसे प्रॉपर्ली मिलेंगे, उनसे अच्छे से चीज़ें जान पाएंगे, तो आपका उनसे एक अच्छे से रिश्ता यानी रैपो एस्टैब्लिशमेंट अच्छे से हो पाएगी। अब कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी आती हैं कुछ अच्छी चीज़ों के साथ। बुराइयां क्या होती हैं कि कभी कभी हम इसमें बायस्ड हो जाते हैं, कभी कभी हमसे खुद गलती हो जाती है सैम्पल चूज़ करने में। दूसरी चीज़, कभी कभी सैम्पल चूज़ करने में ये गलती हो जाती है कि शायद वो सैम्पल वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जब हम आलू पकाते हैं, जैसे आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, तो 2 टाइप के आलू आते हैं, नया आलू, पुराना आलू। अब जैसे आप सब्ज़ी बनाते हैं तो आप उसमें से एक सब्ज़ी चूज़ करते हैं, उसको उठाते हैं चेक करने के लिए, तो बाय चांस को आपके उस सब्जी में आपका पका हुआ आलू आ गया, नया आलू। आपको लगा सब्ज़ी पक गई, पर जब आप खाने बैठते हैं तो पता चलता है कि दूसरा आलू तो गला ही नहीं था। तो ये कभी कभी सैम्पल या सैम्पलिंग टेक्निक में भी ये गड़बड़ी हो जाती है। मैं आप सबको लेमैन एग्जाम्पल्स इसीलिए दे रही हूँ ताकि इस साइंस की टेक्निक को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करके समझ सकें, और उस चीज़ों को जो यूजीसी नेट में अगर सवाल पूछे जाते हैं तो आप उसको रिलेट करके उसका आंसर दे सकें। अच्छा, तीसरा डिसएडवांटेज क्या होता है कि कभी आपको इस चीज़ की बहुत स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं अपना सैम्पल चूज़ करने के लिए। अगर लैक ऑफ नॉलेज हुआ तो आपकी सैम्पलिंग से आपके रिसर्च पे इफ़ेक्ट हो सकता है। कभी बात करते हैं कि एक अच्छा सैम्पल क्या होता है, क्या उसमें अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। अच्छी क्वालिटी यानी कि सबसे पहले जो हम सैम्पल को चूज़ कर रहे हैं वो हमारे बड़े से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, यानी अच्छा सही डेटा दे। दूसरा, वो एरर फ्री होना चाहिए, और तीसरा रिलायबल होना चाहिए, और चौथा चीज़ जैसे कहते हैं कि वो एक यूनिट कंप्लीट और अप टू डेट होना चाहिए, ताकि हमारा जो यूनिट है वो पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल हो सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सैम्पल से रिलेटेड जानने की ज़रूरत है। अब आते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स पे। सैम्पलिंग यानी कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। 2 कौन से? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यही 2 टाइप्स के सैम्पलिंग होते हैं जो आगे बाइफरकेट होते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज्ड मत होइएगा, सैम्पलिंग सिर्फ 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और उसको आगे फर्दर बाइफरकेट किया जाता है। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।
इस लाइव सेशन में। अच्छा, अब आते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। प्रोबेबिलिटी अगर हम एक शब्द से समझे, प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस, अगर उसका मीनिंग समझें, चांस यानी कि हम जब किसी सैंपल को चूज करते हैं किसी पॉपुलेशन में, तो हमें चांसेस क्या रहेंगे कि सारे जो मेंबर्स होंगे उनको इक्वल चांस होगा सेलेक्ट होने का। यानी हम कोई चीटिंग नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, इक्वली चांसेस होगा सबका सेलेक्ट होने का। अब वो डिपेंड करता है हम उसे कैसे सेलेक्ट करते हैं और किसको सेलेक्ट करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि चांसेस कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं सेलेक्ट होने में, यानी कि यहाँ पे कुछ एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अब आगे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तीसरा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और चौथा क्लस्टर सैम्पलिंग। ये 4 सैम्पलिंग हैं, इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बात करते हैं पहले सैम्पलिंग की, प्रोबेबिलिटी की, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि जिसमें ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरह ही होता है, यानी हर एक रिस्पोंडेंट्स का चांसेस होते हैं इक्वली सेलेक्ट होने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये बाउल रखा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं। आपको शायद दिख रहा होगा, ये आप लोग को बॉल्स दिख रही हैं छोटी छोटी, ये अक्सर मार्केट में मिलती है। इनको पानी में भिगोएं तो ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब जैसे इन बॉल्स में से मुझे कुछ भी बॉल्स को उठाना हो तो मैं हाथ डालूंगी, इसमें से बॉल्स को बिना देखे ऐसे ही चूज कर लूँगी, तो इसमें से चांसेस क्या बढ़ जाते हैं कि किसी का भी नंबर आ सकता है। तो दैट्स कॉल्ड योर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी जब हम चूज करते हैं तो किसी का भी नंबर इजीली आ सकता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कुछ अलग अलग टाइप्स के इनके क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि हम लॉटरी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ब्लाइंड फोल्डेडली मेथड को यूज़ कर सकते हैं, टिपेट टेबल को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को चूज़ करने के लिए। आते हैं दूसरे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे। दूसरा कौन सा होता है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अभी कुछ देर पहले हमारे एक सर आए थे लाइव, तो उन्होंने प्लास्टिक यूज़ को लेके उन्होंने अपना वीडियो बताया था, बता रहे थे कि कैसे हमारे प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है, हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। जैसे रिसर्चर ने सोचा कि मैं अपनी कॉलोनी में चेक करता हूँ कि कितने लोग प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, तो आपने कॉलोनी में ट्रेस किया कि कितने घर हैं। आपने पाया कि आपकी कॉलोनी में 400 घर आते हैं। अब आप 400 घर में से आपको सिर्फ 50 ही लेने हैं। आप सारे घर में रिसर्च नहीं कर सकते, आपका समय वेस्ट होगा। आपने क्या सोचा, 400 में से मैं सिर्फ 50 घर में करूँगा। अब इन 50 घर को भी कैसे चूज़ करेंगे? आपने क्या किया, 400, यानी आपका जो पॉपुलेशन है उसमें सैंपल कितना है, 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 400 कितना आएगा? आई थिंक इतनी मैथ्स पढ़े होंगे आप, मुझे डिवाइड करके बता सकते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 400, या इजी करने के लिए आप इसको उल्टा भी डिवाइड कर सकते हैं। 400 डिवाइडेड बाय 50 कितना हुआ? आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई यार। इतना तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। कितना आएगा आंसर? इस 8, यानी कि 1/8। जो यानी कि अब हम जो घर अपना ढूंढना शुरू करेंगे, हम हर 8वां घर लोकेट करना शुरू करेंगे। यानी अगर मैंने पहले हाउस नंबर से लोकेट करना शुरू किया तो मैं पहला 8वां घर लूँगी, फिर उसके बाद आगे 8 और 16वें घर पे जाऊँगी, फिर आगे 32 घर पे जाऊँगी। ऐसे मैं एक सिस्टमैटिक पैटर्न से जाऊँगी। तो ये सिस्टमैटिक पैटर्न आपका कहलाता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फिर आते हैं तीसरे पे, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यानी कि सिंपल वर्ड से समझें, स्ट्रैटा। हमने एक स्ट्रैटा में उसको डिवाइड कर लिया अपने सैम्पल्स को। जैसे फॉर एग्जांपल किसी रिसर्चर को ओल्ड एज होम पे काम करना है, वो ओल्ड एज होम पे काम करने के लिए ओल्ड एज होम में गया। अब उसने वहाँ पे देखा, वहाँ पे अलग अलग एज कैटेगरी के ओल्ड एज पीपल हैं। कुछ 60 साल के हैं, कुछ 70 साल के हैं, कुछ 50 साल के हैं। तो उसने सोचा ऐसे बाइजनेस होने से अच्छा है मैं सबको एक कैटेगरी में बांट देता हूँ। कैटेगरी में उसने क्या किया, उसको एज फैक्टर ईजी लगा तो उसने एज में बांट दिया।
50 एज के लोगों की लिस्ट अलग बना दी, 60 एज के लोगों की अलग बना दी, ऐसे 70 साल के एज के लोगों की लिस्ट बना दी। अब उसके पास एज वाइज एक उसके पास कॉलम्स क्रिएट हो गए और उसके पास लिस्ट क्रिएट हो गई। अब हर एज क्राइटेरिया में उसने 2-2 या 3-3 जितने भी उसको रिस्पॉन्डेंट्स चाहिए होंगे, उसने उस स्ट्रैटा में से उसने अपने रिस्पॉन्डेंट्स चूज कर लिए। ये हो गया आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। चौथा आता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग को हम एरिया सैम्पलिंग के भी नाम से जानते हैं। एरिया सैम्पलिंग यानी कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है कि हम एरिया को एक सेक्शंस में बांट देते हैं, बट इसमें क्या होता है, अगर आप जिस सेक्शन को आप इसमें बांट रहे हो, जिस सेक्शन को चूज कर रहे हैं, फिर आप उसमें फोर्सफुल हो जाएंगे कि इस सेक्शन में से आपको सारे रिस्पोंडेंट्स को चूज करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ई लर्निंग का बहुत अच्छा पैटर्न चल रहा है, सब अपने घरों में बैठ के सबको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, स्कूल्स तो खासतौर से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो किसी स्टूडेंट ने सोचा कि हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को चेक करने के लिए कि स्कूल लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, इसकी स्टडी करते हैं। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि रैदर देन बहुत इधर उधर जाने से अच्छा है मैं गोमती नगर एरिया ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि गोमती नगर में स्कूल ज़्यादा हैं। तो अगर जब वो गोमती नगर, उसने पहले ही लखनऊ को डिफरेंट जोन्स में बांटा और गोमती नगर ही उसने चूज़ कर लिया, तो फिर गोमती नगर एरिया में जितने भी पर्टिकुलर स्कूल्स आएंगे उसको सारे स्कूल्स की वहाँ से स्टडी करनी पड़ेगी। दैट्स कॉल्ड योर क्लस्टर सैम्पलिंग। काफ़ी बुक्स में या मैं कहूँ यूजीसी नेट में एक 5वें टाइप की भी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बात की जाती है, और वो सैम्पलिंग होती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग या मल्टी फेज सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग के बारे में भी पूछा जाता है, आपको बहुत कम बुक्स में इसके बारे में बताया जाएगा। मल्टी फेज सैम्पलिंग क्या होता है, नाम से ही अगर हम लोकेट करें, मल्टी स्टेज यानी कि बहुत सारे स्टेज इसमें अप्लाइड होते हैं। यानी अगर मैं कोई रिसर्च कर रहा है, कोई पर्टिकुलर रिसर्च स्कॉलर, तो उसमें सिर्फ एक सैम्पलिंग वो यूज़ नहीं करेगा, वो एक सैम्पलिंग के साथ दूसरी भी सैम्पलिंग यूज़ करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि मैं बैंकिंग सेक्टर को, रिसर्च स्कॉलर चाहता है कि उसमें पता चले कि वो बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है, या इस समय कोरोना वायरस की वजह से बैंकिंग सेक्टर में काम कैसे हो रहा है। उसने क्या किया, उस एरिया के, उसने सोचा मैं लखनऊ के सारे बैंक्स पे ये काम करेगा। उसने क्या किया, उसने बैंक्स की प्रॉपर्ली एक लखनऊ की लिस्ट बना ली। उस लिस्ट में उसने 100 पेजेस की लिस्ट बनी। एक पेज में करीबन 20 बैंक के नाम आए, तो 100 पेजेस में कितने नाम हो गए, 2000। 100 × 20, तो ये 2000 उसके पास नाम्स आए बैंक के। अब उसको तो सिर्फ 50 नाम ही चाहिए थे। 50 नाम को उसने क्या किया, पहला फंडा उसने क्या किया, उसने सोचा मैं हर 10वें पन्ने को उठाऊंगा और उस 10वें पन्ने में जो भी 5वां नाम होगा मैं उस बैंक के बारे में डेटा कलेक्ट करूंगा। यानी कि 10th पेज पे जाके वो 5वां लेगा, फिर 10th पेज पे जाएगा यानी 20वें पन्ने पे जाएगा, फिर उसमें से 5वां नेम उठाएगा, फिर 30 पेज पे, फिर 40 पेज पे, ऐसे nth 10th पेज पे वो जाते जाते अपने 50 रिस्पोंडेंट्स को कवर करेगा। यानी इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने 2 टेक्निक्स अपनाई, सिस्टमैटिक प्लस सिस्टमैटिक। पहला सिस्टमैटिक क्या, 10th पेज यूज करने का, उसमें क्या सिस्टमैटिक कि 5वें नंबर लेने का। या दूसरा मेथड वो क्या कर सकता है कि कोई भी उसने एट रैंडम 10 पेज सेलेक्ट कर लिए और उसमें से उसने कोई भी 5 नेम उठा लिए। तो ये क्या हो गया, सिंपल प्लस सिंपल रैंडम। यानी एक ही रिसर्च में उसने एक ही सैंपल को चूज करने में 2 टेक्निक्स या 3 टेक्निक्स को उसने अप्लाई कर लिया। तो इसे कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसको ध्यान रखिएगा, यूजीसी नेट के आई थिंक 2011 के पेपर में ये पूछा भी गया था, और उसके बाद भी एक ईयर है, मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, उस ईयर में इसको पूछा गया था। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये 4 या मैं कहूँ 5 टाइप के आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई। अब आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी 4 टाइप्स के होते हैं। कौन से, पहला पर्पसिव, दूसरा कन्वीनियंट, तीसरा कोटा और चौथा स्नोबॉल सैम्पलिंग। जान लेते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। क्या पर्पसिव सैम्पलिंग, पर्पसिव यानी कि नाम से इंडिकेट होता है पर्पस। मैंने कोई एक ग्रुप को टारगेट किया,
फोकस्ड किया, मेरा एक पर्पस है कि मैं सिर्फ इसी ग्रुप पे काम करूंगी या करूंगा, तो वो हो गया आपका पर्पसिव सैम्पलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल किसी रिसर्चर ने सोचा कि मैं हिंदू फीमेल से रिलेटेड जो रिचुअल्स होते हैं या रिलीजन प्रैक्टिसेस होते हैं, मुझे उस पर काम करना है, तो उसने फोकस क्या किया, वो सिर्फ हिंदू फीमेल्स को ही अपना रिस्पोंडेंट्स चूज करेगा या सैम्पल साइज लेगा, तो ये हो गया उसका पर्पसिव। या फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें कि आपको किसी कम्युनिटी स्पेसिफिक पे काम करना है, जैसे आपको थर्ड जेंडर पे काम करना है, आपने फोकस किया कि मैं सिर्फ इसी कम्युनिटी पे काम करूंगा, तो वो हो गया आपका पर्पसिव सैम्पलिंग। आते हैं दूसरे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे। दूसरा होता है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट नाम से ही इंडिकेट कर रहा है, रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने रिस्पोंडेंट्स को या अपने सैम्पल साइज को चूज करता है। जैसे फिर एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि उसने क्या सोचा कि अभी चेक करते हैं कि अपने लखनऊ में कितने कोरोना पेशेंट इस समय करंट में हैं, या कितने डेथ रेट हो गई हैं, या कितने क्योर्ड हो गए हैं। तो उसने क्या किया, उसने लखनऊ का एरिया चूज किया। ईजिली कन्वीनियंटली होने के लिए उसने सोचा बाहर जाने से अच्छा है जो मेरे घर के आसपास के हॉस्पिटल्स हैं मैं वहाँ से लोकेट कर लेता हूँ। यानी मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने आसपास नियर बाय के हॉस्पिटल्स को ट्रेस किया और उनको लोकेट किया और उन पे काम किया। ये हो गया कन्वीनियंट सैम्पलिंग। आप सब जो जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत अच्छा लगा मेरा एग्जाम्पल्स, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आते हैं तीसरे सैम्पलिंग पे। तीसरा सैम्पलिंग यानी कि कोटा, ये वो राजस्थान वाला कोटा नहीं है, दैट्स QUOTA, कोटा। कोटा यानी कि मैं बात करूं कि एक ग्रुप को सब ग्रुप्स में बांटना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से फिर इसको समझते हैं। जैसे किसी रिसर्चर ने एक रिसर्च किया कि मैं रेप एटीट्यूड पे, रेप विक्टिम्स की तरफ जो एटीट्यूड होता है उस पे काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि लोगों का एटीट्यूड रेप विक्टिम्स की तरफ क्या रहता है। तो उन्होंने क्या किया, लखनऊ में उसने 400 रिस्पोंडेंट्स लिए। 400 रिस्पोंडेंट्स वो रैंडम सिंपल किसी भी पैटर्न से वो चूज कर सकते थे, बट उन्होंने किया कि अच्छा डेटा आने के लिए और एक कंसाइज डेटा आने के लिए उन्होंने उस 400 रिस्पोंडेंट्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया, यानी कि फीमेल और मेल्स में। उसने 200 मेल लिए, 200 फीमेल्स लिए, यानी उस रिस्पोंडेंट्स को भी उसने सब ग्रुप्स में बांट दिया इजी करने के लिए और अच्छा डेटा लाने के लिए। तो ये ग्रुप को सब ग्रुप्स में वो बांटने के लिए इसको कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। आते हैं लास्ट, स्नोबॉल सैम्पलिंग, जो मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग को 2 अन्य नाम से भी जानते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग को 2 अन्य नाम क्या हैं, एक चेन सैम्पलिंग, एक कहलाता है रेफरल सैम्पलिंग। चेन सैम्पलिंग मतलब समझ लेते हैं कि क्या, फिर उसको बताते हैं कैसे यूज करते हैं। चेन सैम्पलिंग, आपने कभी चेन देखी है, चेन की कड़ी, वो एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई होती है। चेन, उसका मतलब ही यही होता है कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी से जुड़े रहना। चेन सैम्पलिंग में भी हम यही करते हैं। जब किसी रिसर्चर को कोई प्रॉपर रिस्पोंडेंट्स का या तो पॉपुलेशन ना पता हो या उनका एरिया ना पता हो कि वो हमें कहाँ मिलेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम पहले पर्टिकुलर किसी रिस्पोंडेंट्स के पास जाते हैं, उससे हमें दूसरे या तीसरे रिस्पोंडेंट के बारे में पता चलता है। वो एक रिस्पोंडेंट हमें अगले रिस्पोंडेंट के पास भेजता है, रेफर्ड करता है, रेफरल देता है, यानी कि हम इसे इसीलिए रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं कि एक के ज़रिए हमें 2-3 और रिस्पोंडेंट्स मिल जाते हैं। और इसमें क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग इसे क्यों कहते हैं, आप कभी पहाड़ी इलाके पे गए हों या टीवी में देखा हो आपने कभी बर्फ़ के गोले को ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए देखा है। जब वो रोल डाउन होते हैं तो ऊपर से जब बर्फ़ गिरनी शुरू होती है ना, वो बहुत छोटा होता है, और जैसे ही वो रोल डाउन होते होते नीचे आता चला जाता है, वो बर्फ़ का गोला बहुत बड़ा होता चला जाता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग में भी एक्चुअली होता ही यही है कि जब एक रिसर्चर अपना फील्ड वर्क शुरू करता है ना, तब उसके पास डेटा बहुत थोड़ा सा होता है, उसको सैंपल भी बहुत कम पता होते हैं कि हमें मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे नहीं पता होता है।
पर जैसे जैसे वो अपने फील्ड वर्क के एकदम एंड पे आ जाता है तो उसके पास उस पर्टिकुलर रिसर्च की या टॉपिक की बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। तो इसी वजह से इसका नाम स्नोबॉल सैम्पलिंग भी यूज़ किया गया है। इवन पर्टिकुलरली मैंने अपने रिसर्च में मैंने खुद स्नोबॉल सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया है, क्योंकि काफ़ी मैं थर्ड जेंडर पे कम्युनिटी पे काम कर रही हूँ। तो काफ़ी से थर्ड जेंडर कम्युनिटी हैं जो ट्रेसेबल नहीं है, पता ही नहीं होता है वो कहाँ रहते हैं, किस कॉलोनी में रहते हैं। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग या कहें चेन सैम्पलिंग बहुत कन्वीनियंट होता है ऐसी कम्युनिटी पे काम करने के लिए। और इटसेल्फ मैंने एक इसको नाम दिया है, एक मैं कह सकती हूँ कि मैंने इसको टर्म दिया है स्नोबॉल सैम्पलिंग को ब्रांचिंग सैम्पलिंग, क्योंकि आप एक के ज़रिए बहुत सारे अलग अलग लिंक हमें पता चलते हैं और उस लिंक से हम एक्चुअल रिस्पोंडेंट तक पहुंच पाते हैं। तो ये कुछ कंटेंट थे जिसे हम टाइप ऑफ सैम्पलिंग में जान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी में और उनके टाइप्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इनसे रिलेटेड अक्सर यूजीसी नेट में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी होती है। उससे रिलेटेड मैंने एक दो क्वेश्चंस बनाए हैं जो मैं चाहूँगी कि आप देखें और उसको समझें कि कैसे यूजीसी नेट में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और मैं आपसे अपेक्षा करूँगी कि आप मुझे उसका जवाब भी देंगे जो आप मुझे इतनी देर से। ओके, आई थिंक आपको ये दिख रहा है जी। ओके, जैसे विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसमें से कौन सा सैम्पलिंग ऐसा मेथड है जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नहीं आता है। मैंने आपको 4 प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बताए थे, वो से कौन सा है, सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, कोटा या क्लस्टर। इसमें जैसे जो सही जवाब है वो है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग आपका एक्चुअल में आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। ठीक, फिर बात करते हैं आगे। दूसरा, द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन इज 100 एंड एवरी 5th person इज सेलेक्टेड टू फॉर्म अ सैंपल। दिस टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग इज नोन एज, यानी कि एक साइज ऑफ पॉपुलेशन का 100 है, यानी कि 100 लोग हैं, उसमें से आपको हर 5वां पर्सन लेना है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ सैम्पलिंग हो जाएगी बताइए आप। अगर जिन्होंने सुना है माइट भी वो शायद लिंक्ड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर मैंने बताया अगर 10th पावर की अगर हम किसी को यूज़ करते हैं तो वो कौन सी सैम्पलिंग हो जाए। वो सैम्पलिंग हो जाएगी सिस्टेमैटिक, यानी कि हम किसी इंटरवल में उसको ले रहे हैं, एक पैटर्न से ले रहे हैं, तो वो कहलाएगा सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग। नहीं, कोटा सैम्पलिंग नहीं होगी, क्योंकि कोटा सैम्पलिंग को हम आगे ग्रुप्स में बांट देते हैं, उसको सब ग्रुप्स में बांट देते हैं। जी हाँ, रवि जी ने जवाब दिया, या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया है। सपोज यू वेंट टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फॉलो। यानी कि आप किसी नेशनलाइज्ड बैंक में उनकी वर्क एफिशिएंसी को चेक करने के लिए या रिसर्च करने के लिए आप गए, तो उसमें से आप कौन सा एग्जाम्पल चूज करेंगे, कौन सी सैम्पलिंग चूज करेंगे। अब भी जस्ट मैंने आपको उसका एक समझाया था कि कौन सा वो एक सी सैम्पलिंग है जो मैंने बैंकिंग सेक्टर का ही एग्जाम्पल यूज करके बताया था, और ये यूजीसी नेट के 2011 में ये सवाल पूछा गया है। जो मैंने बताया 5 टाइप का होता है। यस, हाँ, रवि जी ने जवाब दिया है, बहुत सही, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब यूजीसी नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने अपने मन से, आप अक्सर आपने आई थिंक क्वेश्चन देख लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं जरा फ्रंट कैमरा करके आपसे पूछती हूँ। अक्सर क्या होता है, हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन में कहीं नहीं जा रहे हैं, बट जब हम लोग अपने बैक टू नॉर्मल लाइफ में थे, तब उस समय जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते थे, आपने अक्सर देखा होगा रेस्टोरेंट वाले एंड में क्या करते हैं, जब आपसे बिलिंग करवाते हैं तो वो कहते हैं कि सर मैम प्लीज़ ये एक फॉर्म भर दीजिए। तो आप वो फॉर्म को फिल आउट करते हैं।
तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने क्या क्रिएट किया है कि जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए या इसमें कुछ कमेंट्स लिख दीजिए, तो जब आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप इसको कौन से टाइप ऑफ सैम्पलिंग कहेंगे? एक ऑप्शन है कन्वीनियंट सैम्पलिंग या वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। इसका जवाब आएगा वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, क्योंकि यहाँ पे कन्वीनियंट कुछ नहीं है। मैंने अपने मर्जी से या वो अपने मर्जी से काम नहीं कर रहे, मैं अपनी मर्जी से उनके रिपोर्ट में अपनी स्वेच्छा से उसमें इन्वॉल्व हो रही हूँ। अगर मैं मना कर दूंगी तो वो मुझे फिल नहीं कराएंगे, वो मुझे प्रेशर नहीं देंगे। तो यानी कि यहाँ वॉलंटरी रिस्पॉन्स है और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो तो प्लीज़ इसको भर दीजिएगा। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने एक जस्ट एन एग्जाम्पल क्रिएट किया था कि ताकि आप इसको समझ सकें कि कैसे यूजीसी नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्लियरिटी हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या यू कैन मेल मी आउट अगर आपको कुछ क्लियरिटी चाहिए हो, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो। ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि मैं कहूँगी कि ये लॉकडाउन बहुत अच्छा समय गया है कि जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या रिसर्च में आए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को टाइम दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये एक समय है, आप भी उसको अच्छे से उपयोग करिए। हम सब भी यही कोशिश कर रहे हैं कि घर में बैठ के कैसे आपके साथ एक कनेक्टिविटी बना सकें। हर डिफरेंट पेज से हम लोग लाइव आ रहे हैं कि और जो अपने अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हैं, आज जैसे हमारे सर आए थे, शिव सर आए थे, वो फिज़िक्स के प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने प्लास्टिक को लेके चीज़ें बताई हैं। तो ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पर लेके हम लोग आपके सामने लाइव आ रहे हैं ताकि आप सब जो घर में बैठे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके घर में रह के भी आप उसको पढ़ सकें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें, एक अच्छी नॉलेज अटेन कर सकें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी आपसे फिर मिलूँगी, फिर किसी नए विषय पे आपको जल्दी ही अपडेट दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो मेरे साथ जुड़े, मेरा वीडियो इतनी देर तक आप सब ने मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़े, मुझे सुना और मुझे इक्वली आप सब ने रिप्लाई भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि प्लीज़ आप सब अपने घर में आराम से रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना सबका ख्याल रखिए। जय हिंद।